एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सियासी समर में चलाए तीखे तीर। पीएम मोदी के खिलाफ उगला जहर, कहा शैतान और जालिम। राम जेठमलानी ने पीएम मोदी को बताया धोखेबाज, कहा मुझ जैसे वकील को भी नरेंद्र मोदी और जेटली ने ठगा। जेठमलानी पर सुशील मोदी ने किया पलटवार, कहा लालू की पैरवी कर रहे हैं राम। बिहार में आएगी बीजेपी की सुनामी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, कहा 2/3 बहुमत के साथ बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार चुनाव में खुली गठबंधनों की पोल, मतदान के पहले चरण में दागी उम्मीदवारों की भरमार, करोड़पतियों की भी नहीं है कोई कमी। ईटीवी पर छलका अखलाक के परिवार का दर्द, कहा अब गांव में नहीं रहना चाहते हम लोग। कैमरे पर फफक कर रो पड़े अखलाक के परिजन। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम अखिलेश का बड़ा बयान, पीड़ित परिवार को मिलेगा 45 लाख का मुआवजा, दोषियों को होगी कड़ी सजा। राजस्थान के दौसा में 2.5 साल की मासूम ने दी मौत को मात, रेस्क्यू ऑपरेशन में 200 फीट गहरे बोरवेल से सुरक्षित निकाली गई ज्योति, जीत गई जिंदगी। इंद्राणी मुखर्जी को आया होश, डॉक्टर की इजाजत के बाद पुलिस करेगी पूछताछ। 2 दिन पहले गंभीर हालत में भर्ती हुई थी इंद्राणी। गुजरात में आरक्षण की आग भड़काने वाले हार्दिक पटेल ने पार की हद, पुलिस वालों को मारने के लिए नौजवानों को उकसाया। विवादास्पद वीडियो वायरल होने से मचा बवाल। स्वागत के नाम पर आंध्र प्रदेश में कांग्रेसी नेता ने कबूतरों को रॉकेट में बांधकर उड़ाया। पर्यावरणविदों के बवाल के बाद केस हुआ दर्ज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को किया ढेर। पीओके में जम्मू कश्मीर में घुसे थे दहशतगर्द। लेफ्टिनेंट जनरल रहे पीएन हुण का बड़ा खुलासा, कहा 1987 में राजीव गांधी की सरकार गिराने की रची गई थी साजिश। शशांक मनोहर को मिली बीसीसीआई की कमान, नहीं किया किसी ने विरोध। बोर्ड की सफाई के लिए 10 सूत्रीय एजेंडे का ऐलान। कटक में आज दक्षिण अफ्रीका से हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। धर्मशाला में मिली थी टीम इंडिया को पहले T20 में हार। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ, जहां जाको राखे साइया मार सके ना कोई कहावत चरितार्थ हुई है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला दौसा के लालसोट के बिहारीपुरा गांव में। सोमवार को 2.5 साल की मासूम बच्ची ज्योति ने मौत को यहां पर मात दी। रविवार को दौसा में लालसोट के बिहारीपुरा गांव में मासूम ज्योति घर के पास बने बोरवेल में गिर गई, जिसे कई घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रिंग डालकर बाहर निकाला। 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम को बाहर निकालने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी और इस दौरान एडीएम केसी शर्मा, एडिशनल एसपी अनिल कयाल, विधायक किरोड़ी लाल मीणा और कलेक्टर एसएस पवार भी मौजूद रहे। इस पूरे घटनाक्रम को ईटीवी ने प्रमुखता से दिखाया और लगातार अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी देता रहा। हेलो, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। भारी भीड़ ग्रामीणों की यहां पर मौजूद थी, साथ ही साथ एनडीआरएफ और जो लोकल टीम वहां पर मौजूद थी, जिसके प्रयास यहां पर रंग लाए और बच्ची जो है सकुशल बोरवेल से बाहर सुरक्षित निकाल ली गई और उसे जल्द ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके। जो कि बच्ची 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी और कम से कम 10-12 घंटे लगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने में। और चलिए रुख अगली खबर का करेंगे, जहां पर राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी को धोखेबाज कहा और कहा कि उनके जैसा वकील भी उनके छलावे में आ गया।
वो मेरा प्रायश्चित का एक दक्षा है, क्योंकि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं इतना वकील होकर मैं अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के हाथ में कैसे आ गया। मैं ये आप समझो, जेन्युइनली कहता हूं कि आई एम अशेम्ड दैट अ मैन विथ माय इंटेलिजेंस। वहीं एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया है। ओवैसी ने पीएम मोदी को शैतान और जालिम तक कह दिया। मेरी आंख रोती है अगर कांग्रेस 2004 में इख्तिलाफ पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नहीं होता। अब बात बिहार की करेंगे, जहां के मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ नीतीश पर करारा हमला किया। तो लालू को अपने परिवार के अलावा किसी की फिक्र नहीं, ऐसी बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक एक वोटर से मिलने को कहा है ताकि लोग एनडीए के पक्ष में वोट करें। 25 साल से ये लालू और नीतीश की जोड़ी बिहार पर शासन कर रही है। बिहार बिछड़ गया है, कोई विकास नहीं हुआ, रोड बढ़ने की जगह घट गए, बिजली बढ़ने की जगह कट गई। बिहार में जंगल राज, चारों ओर अविश्वास, निराशा, हताशा का माहौल ये लालू प्रसाद के शासन में हुआ था। तो बिहार की जनता के पास जाइएगा तब जरूर पूछिएगा, आपने एक मौका कांग्रेस को दिया, 50 साल तक कांग्रेस शासन करती रही, किया या नहीं किया? 15 साल तक लालू ने शासन किया या नहीं किया? 10 साल तक नीतीश ने शासन किया या नहीं किया? विकास हुआ? विकास हुआ है? एक बार एक मौका 5 साल के लिए बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे दे, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। नंबर 1 राज्य। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी गठबंधन विकास और बेहतर शासन की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान में किस्मत आजमा रहे कैंडिडेट्स में से 30% पर हत्या और दूसरे मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में निर्दलीय भी पीछे नहीं है। बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक पहले चरण में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों में दागियों की भरमार है। पहले चरण के मतदान में कुल 583 कैंडिडेट्स किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 174 उम्मीदवारों पर हत्या, अपहरण, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मुकदमे दर्ज हैं। बात एनडीए की करें तो बीजेपी के 27 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवारों पर हत्या, डकैती, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और लूटपाट का मामला दर्ज है। वहीं 14 उम्मीदवारों के खिलाफ छोटे मोटे अपराध के मामले दर्ज हैं। एनडीए में शामिल एलजेपी का हाल भी करीब करीब ऐसा ही है। इनके कुल 13 कैंडिडेट्स में से 6 पर गंभीर आपराधिक मामले और 7 पर छोटे मोटे आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बात सुशासन बाबू नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन की। पहले चरण में जेडीयू के 24 में से 9 उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध और 11 पर सामान्य अपराध का मुकदमा दर्ज है, यानी 24 में से 20 दागी है। महागठबंधन में शामिल लालू प्रसाद की आरजेडी का सूरत हाल भी ऐसा ही है। पहले चरण में इनके 17 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 6 पर गंभीर आपराधिक मामले और 8 पर सामान्य मामले दर्ज हैं। मतलब 17 में से 14 दागी हैं। अब बात उनकी भी जो किसी पार्टी के नहीं, यानी निर्दलीय हैं। 192 निर्दलीय में से 45 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सियासी बिसात पर न केवल आपराधिक छवि वाले बल्कि धन्ना सेठ भी खूब है। पहले चरण में जेडीयू की ओर से 19 करोड़पति उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने 18 करोड़पतियों को टिकट दिया है। गरीबों और दलितों का मसीहा कहे जाने वाले लालू की पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। इन्होंने 11 करोड़पति उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। निर्दलीय भी किसी से कम नहीं है। 192 कैंडिडेट्स में से 42 करोड़पति हैं।
ये ब्लूप्रिंट है उन उम्मीदवारों का जो पहले चरण में किस्मत आजमा रहे हैं। अब फैसला बिहार की जनता पर है, जिन्हें इनका फैसला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बिहार चुनाव के बीच ही आपको बीजेपी के उन 7 सांसदों के बारे में बताते हैं जो इन दिनों बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। आरके सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, छेदी पासवान, हरिमांझी, कीर्ति आजाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे। बीजेपी के 7 सांसद वो हैं जो बिहार बीजेपी के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। बिहार के चुनावी सवर के बीच जब इन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए था, वैसे समय में ये सिरदर्द साबित हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों है ये बीजेपी के लिए सिरदर्द। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी सांसद आरके सिंह की। आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह ने हाल ही में पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया था और कहा था बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में क्रिमिनल्स को टिकट दे रही है। आरके सिंह के बयान से पार्टी बैकफुट पर नजर आई थी और उसे जवाब देते नहीं बन पा रहा था। अब बात शत्रुघ्न सिन्हा की। ये अपने बयान से लगातार पार्टी को परेशानी में डालते रहते हैं। पीएम मोदी की मुजफ्फरपुर रैली के बाद इन्होंने बिहार के सीएम से मुलाकात कर उनकी जमकर तारीफ की थी और शत्रुघ्न के नीतीश से मिलने के बाद बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई थी। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान भी दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अपने बेटे रवि पासवान को पार्टी से टिकट न दिला पाने का मलाल छेदी पासवान को है। फिलहाल रवि पासवान चिनारी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गया से सांसद हरिमांझी ने हाल ही में ऐसा बयान दे दिया था जिससे पार्टी मुश्किल में आ गई। सांसद हरिमांझी ने एक कार्यक्रम में मंच पर ही बात बात में बीजेपी को बोरा जाने वाली पार्टी करार दे दिया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मंच पर मौजूद थीं। दरभंगा से बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद भी समय समय पर बीजेपी को मुश्किल में डालते रहे हैं। कीर्ति ने हाल ही में अरुण जेटली पर बतौर क्रिकेट प्रशासक दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। साथ ही सुषमा स्वराज और ललित मोदी मामले में ट्वीट कर पार्टी के भीतर से ही सुषमा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी अपने बयानों से बराबर विवादों में आ जाते हैं, जिस पर पार्टी को बार बार सफाई देनी पड़ती है। बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे भी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में सोनिया गांधी, लालू और नीतीश पर विवादित बयान देकर इन्होंने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। अगर इन सांसदों ने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई तो बीजेपी के लिए बिहार का रण जीतना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बिहार के चुनावी घमासान में जहां एक और एनडीए बेहतर सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही विकास के मुद्दों को हवा देकर सियासी बढ़त हासिल करती दिख रही है, तो वहीं महागठबंधन एक के बाद एक मुश्किलों में फंसता दिख रहा है। तीसरे मोर्चे के बाद बिहार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री से भी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जरा देखिए। बिहार चुनाव में मोदी फैक्टर, बीजेपी की रणनीति सब पर भारी, सोशल इंजीनियरिंग में एनडीए आगे। बिहार के चुनावी घमासान में एनडीए दबे पांव अपनी बढ़त बनाता जा रहा है। चुनावी सर्वे हो या जमीनी समीकरण, संकेत साफ है कि बीजेपी की रणनीति सभी पर भारी पड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं जातिगत समीकरणों की। बिहार में दोनों खेमों ने जाति के आधार पर टिकट बांटे, लेकिन टिकट बंटवारे के हंगामे के खत्म होने के बाद एनडीए खेमा मजबूत नजर आ रहा है। महागठबंधन के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की एनडीए की कोशिश रंग लाती दिख रही है। आरजेडी को साधने के लिए एनडीए ने यादव को टिकट देने में कोताही नहीं बरती, तो नीतीश के आधार वोट अति पिछड़े और महादलितों को अपने खेमे में करने के लिए दम लगा दिया है। रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के जरिए दलित वोट बैंक पर भी एनडीए अपना दावा ठोक रहा है, तो महागठबंधन अपनों की बगावत का शिकार है। रण से पहले ही जनता परिवार टूटा और एक नए गठबंधन के रूप में समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव और तारिक अनवर की पार्टी
एनसीपी अब महागठबंधन के लिए चुनौती पेश कर रहा है। तय है कि इस तीसरे मोर्चे को जो भी वोट मिलेगा वो महागठबंधन के खाते से छिटक कर ही मिलेगा। अब मुद्दे की बात करें तो जहां महागठबंधन इस चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने पर तुला है, तो बांका की रैली में पीएम मोदी ने इसे फिर से विकास की राह पर लाने की वकालत कर बढ़त हासिल कर ली है। बांका की रैली में पीएम मोदी ने अपनी भूल को सुधारते हुए विशेष पैकेज पर बिहार का हक बताकर नीतीश से वो मुद्दा भी छीन लिया, जिसके सहारे नीतीश बिहार के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम की चुनाव के दौरान बिहार में करीब 20 जनसभा होगी। अब ये मुहिम कितनी सफल रहती है ये तो 8 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए की बढ़त से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और बुलेटिन में यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में अखलाक के परिवार से मुलाकात की। साथ ही परिवार के लिए 45 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरान परिवार की हिफाजत की भी जिम्मेदारी ली है। अखलाक की मौत के बाद से उसका परिवार सदमे और खौफ में है। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया। पूरी सिक्योरिटी और इनके बेटा है जो बीमार है, जो अस्पताल में है अभी, और मैंने कहा मकान रहने का इंतजाम करेंगे और मदद भी करेंगे और नौकरी देनी होगी तो नौकरी भी देंगे। सीएम अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को ये भी भरोसा दिया कि जो भी लोग मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून की तरह कार्रवाई होगी। अखलाक के परिवार ने भी सीएम के दावों पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी, साथ ही उनके परिवार की भी हिफाजत होगी। हमें जो मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है इस परिवार की सहायता करने के लिए, हमें उस पर भरोसा है और काफी यकीन दिलाया है मुख्यमंत्री साहब ने दुख जताते हुए। हम संतुष्ट हैं उनके भरोसे से। यूपी सरकार के इस मरहम के बाद अखलाक के परिवार को मदद और सुरक्षा मिलने का पूरा भरोसा है। हालांकि उस दिन जो खौफ का मंजर इन लोगों ने अपने सामने देखा था, उसका दर्द आज भी उनकी आंखों में वैसा ही है। संतोष, लखनऊ, ईटीवी न्यूज। अखलाक के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक ऐसा गुनाह है जिसे देखने के बाद इंसानियत भी शर्मसार हो गई। लेकिन सियासतदारों और धर्म के ठेकेदारों को क्या कहें, जो किसी के मातम पर भी जहरीली सियासत करने से बाज नहीं आते। अखलाक की मौत से सभी सिहर उठे। देश में जिसने भी इस वाकये के बारे में सुना उसका दिल खौफ से बैठ गया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस मामले पर भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। कम से कम साध्वी प्राची और बीजेपी नेता संगीत सोम के बयानों से तो यही लगता है। गौ मांस खाने वाले उनके साथ यही हश्र होना चाहिए। हमारी माँ के टुकड़े टुकड़े करके और उनको गौ मांस खाने में जन्नत मिलती है और वो किसी हिंदू ने उसकी हत्या नहीं की। उसके अखलाक के भाई ने खुलासा किया है वो किसी साजिश में वो
साजिश के तहत आपसी रंजिश में मारे गए। घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसे ही गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। ऐसे बयानों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया। सियासी हमले हुए तो पलटवार भी हुए। देखिए, अब तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस तरीके के जितने बयानात भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के आते हैं, उनके लिए सीधी सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पे है। अगर प्रधानमंत्री इन बयानात पर खामोश रहेंगे तो इन तमाम लोगों को इनकरेजमेंट होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, इंसानों को बलि चढ़ा के। और साध्वी प्राची जो बीजेपी की सहयोगी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उससे ये लगता है कि ये सब षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। पर मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की खुफिया पुलिस क्या कर रही है। केजरीवाल वहां पहुंच गए, क्या करेंगे केजरीवाल? और तो और कांग्रेस का पप्पू वहां पहुंच गया, जिससे राजनीति की एबीसीडी नहीं आती। अपना तो संभाला नहीं जाता। कांग्रेस तो इस हद तक पहुंचा दी कि विपक्ष का नेता तक नहीं बन पाया। अब तक अमेरिका में था, फटाक से पप्पू वहां पहुंच गया। किसी की मौत पर इस तरह की जहरीली सियासत से देश का भला तो नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसे बयानों से समाज बंट जरूर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तक यही माना जाता रहा है कि भारत में सेना ने कभी तख्ता पलट की कोशिश नहीं की, लेकिन आर्मी कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन ने इस मान्यता को झुटलाते हुए ये दावा किया है कि 1987 में एक बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। जरा देखिए। क्या 1987 में हुई थी तख्ता पलट की कोशिश? क्या आर्मी ने की थी तख्ता पलट की कोशिश? क्या आर्मी के निशाने पर थी राजीव सरकार? क्या एक मंत्री को थी तख्ता पलट की जानकारी? ये बात कोई सोच भी नहीं सकता है कि इंडियन आर्मी कभी भी देश की सरकार को गिराने की साजिश कर सकती है। भारतीय सेना कभी तख्ता पलट की कोशिश कर सकती है, लेकिन सेना के एक रिटायर्ड अफसर ने दावा किया है कि एक बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। निशाने पर कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी की सरकार थी। आर्मी कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन ने अपनी किताब द अनटोल्ड ट्रुथ में दावा किया है कि 1987 में राजीव गांधी की सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। हुन उस वक्त वेस्टर्न कमांड में पोस्टेड थे। उन्होंने दावा किया कि पैरा कमांडोज की 3 बटालियंस, जिसमें एक वेस्टर्न कमांड की भी थी, उन्हें एक्शन के लिए दिल्ली जाने को कहा गया था। हुन का दावा है कि तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कृष्णास्वामी सुंदर जी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एसएफ रोड्रिगो उस तख्ता पलट करने की प्लानिंग में शामिल थे। किताब में दावा किया गया है कि उस वक्त तख्ता पलट के लिए उन नेताओं की मदद देने की प्लानिंग की गई थी जिनसे राजीव गांधी के संबंध अच्छे नहीं थे। हुन ने यह भी दावा किया है कि राजीव गांधी की कैबिनेट के मंत्री वीसी शुक्ला को इस बात की जानकारी थी। हुन ने कहा कि साजिश की जानकारी मिलते ही उन्होंने राजीव गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोपी अरोड़ा को इसकी जानकारी दी थी। हुन ने दावा किया कि इसके बाद वेस्टर्न कमांड के तहत आने वाले दिल्ली एरिया कमांडर को ऑर्डर दिया गया था कि बिना इजाजत सेना का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। हालांकि हुन के इस दावे को तत्कालीन आर्मी अफसरों ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि उस वक्त सिख दंगे के बाद दिल्ली में अशांति का माहौल था, जो सेना की मूवमेंट की वजह रहा होगा। उनका यह भी कहना है कि देश की सेना की एक और शक्तिशाली परंपरा रही है जिसमें ऐसा होना करीब करीब असंभव है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह हुन का किताब के लिए पब्लिसिटी स्टंट है? आखिर क्यों इतने वक्त तक खामोश रहे हुन, और क्यों किताब से पहले ही हुन ने यह सनसनीखेज खुलासा किया? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मेरी पूरी टीम को इजाजत और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं तिरछी नजर के साथ। नमस्कार।